तो इस कहानी के स्टार्ट में हमें एक नरेटर वॉइस बोलते हुए दिखाई देती है, कैसा लगेगा तुम्हें हर दिन उसी डेट उसी टाइम पे उठते हुए? तुम कुछ भी करो अपने लाइफ में, तुम्हारा दिन वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से तुमने खत्म करा था। तो तुम्हें कैसा लगेगा? पहले तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी ड्रीम सच हो चुकी है, लेकिन फिर तुम अपने सारे पैसे उड़ा दोगे और तुम वो सभी काम करोगे जो तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा डे दोबारा से रीसेट हो जाएगा। लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, ये काम तुम कब तक करोगे? तुम एक न एक दिन जरूर बोर हो जाओगे इस रिपीटेशन से। तो तुम चेस करोगे एक्साइटमेंट को और तुम बहुत सारी डार्क चीजें करोगे। तुम कॉन्कर करोगे बहुत सारी चीजों को। तुम एक्साइटमेंट को बढ़ाने के लिए अपनी बैंक लूटोगे, रॉबरी करोगे और काफी टाइम ऐसा भी हो सकता है कि तुम सुसाइड कमिट करो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा डे दोबारा से रीसेट होगा उसी दिन उसी टाइम पे। और वो टाइम है 7 जुलाई 2020 7 AM। और हमें पता चलता है ये कहानी वो किसी को बता रहा होता है और वो बोलता है हाँ यही रियलिटी है। जैसे ही सनराइज होता है मैं सीधा उसी टाइम पे पहुंच जाता हूँ और ये एक एंडलेस साइकिल है जो मैं जी रहा हूँ ऑलमोस्ट 1000 सालों से। वो लड़की ग्लास पे टैप करते हुए बोलती है ये बहुत ही ज्यादा कूल स्टोरी है, पर तुम्हें नहीं लगता किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए ये बहुत ज्यादा क्रेजी आइडिया है? फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट बोलता है मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ, इस टाइम पर मैंने 100 ऑफ लैंग्वेज सीखी है और मेरी हैकिंग स्किल लेजेंडरी है। तुम प्रोबेबली ये सोच रही होंगी कि एक 1000 ईयर ओल्ड बंदा तुम में इंटरेस्टेड क्यों है। लुक, ये फ्लोटिंग और व्हाटएवर ये सारी चीजें मेरे लिए पॉइंटलेस है क्योंकि ये कुछ मैटर ही नहीं करता। एट द एंड मैं अपनी सिचुएशन तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। वो लड़की उसे देख रही होती है अजीबी नजरों से और बोलती है मन में मैं कभी ऐसे इंसान से नहीं मिली आज तक जो अपना मानसिक संतुलन पूरी तरीके से खो चुका है। फिर उसे टैक्स आता है उसकी बेस्ट फ्रेंड का। फिर हम देखते हैं वो चुपके चुपके मैसेज कर रही होती है अपने बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर को कि तुम कहाँ पर हो, मुझे यहाँ पर एक बंदा मिला है जो क्लेम कर रहा है वो 1000 ईयर का है और उसकी जिंदगी दोबारा से सेम डे से स्टार्ट होती है। और बोलती है जल्दी आओ और मुझे ले जाओ यहाँ से। और वो मन में बोलती है उसे क्या चीज इतना टाइम लगवा रही है। हमारा प्रोटैगनिस्ट बोलता है तुम्हारी फ्रेंड आज नहीं आ रही है। वो लड़की चौंकते हुए बोलती है क्या, तुम्हें कैसे पता इसके बारे में? हमारा MC उसे बताते हुए बोलता है जो उसका बॉयफ्रेंड है वो वापस आ चुका है और वो उसे कंपनी दे रही है। वो लड़की बोलती है श्योर व्हाटएवर, जो भी तुम कह रहे हो, मतलब ऐसे ही उसका मजाक उड़ाते हुए। उसे विश्वास नहीं होता इस बातों पे। हमारा प्रोटैगनिस्ट बोलता है एग्जैक्ट 9 मिनट और 13 सेकंड के बाद तुम्हारे पास उसका कॉल आएगा। वो लड़की बोलती है गुड, मैं वेट करूंगी और खड़ी हो जाती है और बोलती है लेकिन, और वो ऐसा बोल ही रही होती है तभी पीछे से एक आदमी आ रहा होता है जिससे उसकी टक्कर लग जाती है। वो आदमी उसे देखता है और क्रीपी सी स्माइल देता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है ओह चेक तो करो इसे जरा। हे देयर, तुम कितने ज्यादा ब्यूटीफुल हो, तुमने मुझे हर्ट करा है, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगी? ये कैसा है और हम और कुछ भी कर सकते हैं। वो लड़की बोलती है क्या, कौन हो तुम लोग, मुझे जाने दो। वो आदमी बोलता है वो कम ऑन, थोड़े क्लोजर आओ, थोड़ा लेवल अप करते हैं हम, चलो लेट्स हैव फन। हमारा MC पीछे से बोलता है 2 मिनट रुको जरा, और उधर आते हुए बोलता है आओ मेरे क्लोजर आओ थोड़ा। वो बंदा उस लड़की का हाथ छोड़ के उसके पास आता है और बोलता है तेरी क्या प्रॉब्लम है किड, और उसके ऊपर सिगरेट फेंक देता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट एज यूजुअल उस अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। बस यही देख के उस बंदे के पसीने छूट जाते हैं, पता नहीं क्यों। और वो मन में सोचता है क्या उसने तो इसे देखा भी नहीं और उसने इसे डॉज कर दिया, और बोलता है चल अब पिट मेरे से उस पे पंच हिट कर देता है। लेकिन हमारा MC बहुत ही इजीली उस पंच को भी डॉज कर लेता है। वो बंदा मन में सोचता है क्या इसने ये भी डॉज कर लिया। उतने में ही हमारा MC उसके जोलाइन के नीचे एक अपरकट मार देता है और वो आसमान में उड़ जाता है। और हमारा MC स्वैग में चल रहा होता है। उसके दूसरे बंदे बोलते हैं जाओ उस पर अटैक करो। हमारा MC पीछे मुड़ के उस लड़की को बोलता है कैसा लगा क्यूटी तुम्हें। वो लड़की तो पीछे घूम जाती है और वहाँ पर उन बंदों को देखने लगती है जो आ रहे होते हैं। वो जो बंदे पिट रहे होते हैं वो बोलते हैं बॉस क्या तुम इधर आ गए। उनका बॉस वहाँ पर आते हुए बोलता है क्या, किसने अपनी डेथ को विश करी है वो आज पे करेगा। किसने हिट करा मेरे बंदों को?
हमारा एमसी बोलता है क्या दोबारा से करना पड़ेगा क्या, और वो बोलता है क्या इसी तरीके से क्रोक रन करता है अपने क्रू को, और वो अपना फोन निकालने लगता है। वो बंदा बोलता है तुझे मेरे बॉस के बारे में कैसे पता, और वो कॉल कर देता है और बोलता है हे क्रो गैस वर्ड, तुम्हारे जो बंदे हैं उन लोगों ने अटैक करा है मुझ पे और वो ट्रबल मेक कर रहे हैं यहाँ पर। उसकी बंदी मतलब वो गर्ल पीछे देख रही होती है ये सब। पीछे से क्रोक बोलता है कौन है वहाँ पर और मेरा नंबर कैसे मिला। हमारा एमसी बोलता है लोग मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कोई ट्रबल मेक नहीं करना चाहता, लेकिन अगर तुम्हें इस टाइम कोई भी प्रॉब्लम या वॉर नहीं चाहिए तो तुम अभी अपने रूल को चेंज करो। वो बंदा पीछे से बोल रहा होता है क्या तुम्हें हमारे बॉस के बारे में पता है क्या। हमारा एमसी बोलता है कभी भी कुछ करने से पहले 2 बार चेक करो, नेक्स्ट टाइम मैं इसे फ्रेंडली कॉल नहीं करूंगा। और वो फोन उस बंदे के ऊपर फेंक देता है। वो बंदा फोन उठाते हुए बोलता है हाँ बॉस ये सब मेरी गलती थी, मैं समझ गया, मैं सारी चीजों को स्मूथली देख लूंगा। और वो सभी बंदों का सर नीचे झुकाते हुए बोलता है सर ये हमारी मिस्टेक थी, हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। हमारा एमसी बोलता है वेल मैं आज जनरस फील कर रहा हूँ तो मैं तुम्हें आज जाने दूंगा, और अपना फोन ले लेता है। वो लड़की बोलती है क्या ये कौन आदमी है, एकदम शॉक होके। तभी उसी एग्जैक्ट टाइम पे उसको उसका कॉल आता है, सेम टाइम सेम सेकंड, और वो बोलती भी सेम ही है कि मुझे माफ कर दो, वेव जस्ट अभी आया है और हम पब में हैं अभी और आज रात वहीं पर रहेंगे। और बोलती है मैं तुम्हें कल डिनर पे मिलूंगी। वो लड़की तो बिल्कुल शॉक हो जाती है और वो बोलती है क्या नहीं हो सकता। हमारा एमसी बोलता है व्हाई नॉट, जैसा तुमने देखा, और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और वो अपनी कार के पास आ जाता है। वो लड़की भी उसके पीछे आती है और वो बोलती है क्या ये तुम्हारी कार है। वो बोलता है नहीं तो तुमने चुराई है। वो बोलता है रिलैक्स, ये ऑटोमेटिकली कल अपनी जगह पर दोबारा से पहुंच जाएगी ब्यूटीफुल लेडी। और वो वहाँ से जाने लगता है। वो लड़की बोलती है वेट क्या तुम मुझे यहीं पर छोड़ के जा रहे हो इतनी रात में एक ड्रंक लड़की को। हमारा एमसी बोलता है सॉरी पर मैं किसी भी हैवी मेकअप वाली लड़की को लेके नहीं आता, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। तभी वो लड़की बोलती है क्या एक्सक्यूज मी तू क्या कहना चाहता है, रुक जा भी। और वो अपने पर्स से कुछ निकालने लगती है और वो टिश्यू निकाल के अपना फेस साफ करती है और बोलती है अब कैसा है। हमारा एमसी बोलता है ओके नाइस, तुम मुझे सही प्रूफ कर रही हो, आ जाओ आज रात हम साथ में बिताएंगे। वो बोलते हैं हाँ ये ठीक है, बहुत ज्यादा फनी होगा, और जो पुलिस है वो हमारे घर पे आएंगी हमें उठाने के लिए। हमारा एमसी स्माइल करता है और फिर वो सब वहाँ से निकल लेते हैं अपने अपार्टमेंट की ओर। और हम देखते हैं सुबह होती है, हमारे एमसी का आँख खुलता है और वो बोलता है सेम जैसे पहले होना था ये भी दोबारा से रिसेट होगा, और बोलता है सी यू डॉल। उतने में ही वो लड़की बाहर आती है शावर से और बोलती है हे तुमने कहा था ना 7 जुलाई दोबारा से रिपीट होगी हमेशा के लिए, लेकिन ये क्या है। और वो अपना फोन दिखाने लगती है जिसमें 7:01 हो गया था और बोलती है क्या आज जुलाई 8 नहीं है। हमारा प्रोटैगनिस्ट डेट देखता है जो 8 जुलाई थी। हमारा प्रोटैगनिस्ट तेजी से खड़ा होता है और बोलता है क्या ये कैसे हो सकता है, और बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है क्या ये सच में 8 जुलाई है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो तेजी से शावर रूम में चला गया था और वो लड़की बोलती है क्या ये कोई तरीका नहीं है अपनी बात को छुपाने का कि तुम बाथरूम में घुस जाओ, बाहर निकलो, मुझे अपने सवालों का जवाब चाहिए, एक्सप्लेन करो मुझे सारी चीजें। और हम देखते हैं अंदर हमारा एमसी शावर ले रहा होता है और वो बोलता है क्या मैं सपना देख रहा हूँ, टाइम एक्चुअल में मूव कर रहा है फॉरवर्ड। और वो बोलता है क्या मैं इस एंडलेस लूप से सच में मुक्त हो गया। और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है मैं फाइनली आजाद हो गया ये मेरा वर्ल्ड है, मैं आ रहा हूँ इसे काबू करने के लिए। और वो नेकेड होता है। उतने में ही एक सिस्टम अपीयर होता है जो बोलता है कांग्रेचुलेशन। हमारा प्रोटैगनिस्ट बोलता है सिस्टम पे नोटिफिकेशन होती है तुमने ऑफिशियली मिलेनियम टेस्ट को पूरा कर दिया है, अब टाइम आ चुका है कि तुम्हें स्पेस रिकार्नेशन सिस्टम मिल जाए और ये अब ऑनलाइन है। हमारा प्रोटैगनिस्ट बोलता है क्या एक सिस्टम, क्या मैंने सच में कोई सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है। फिर सिस्टम पे एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है होस्ट रियान, स्ट्रेंथ 7, स्पीड 9, इंडोरेंस 8, मेंटल पावर 10,158, टाइम एंड स्पेस रीसेट एक्टिवेटेड, टाइम एंड स्पेस बैलेंस 3,65,000, स्किल इंग्लिश लेवल 9, शूटिंग लेवल 9, और ऐसी ही 1,354 स्किल्स हैं। हमारा एमसी बोलता है मैं एग्जैक्टली फिजिकल स्ट्रॉन्ग तो
नहीं हूँ, पर मेरी मेंटल पावर इंसेन है। हमारा एमसी बोलता है, लेकिन इस स्पेस रीसेट का क्या चक्कर है? क्या मैं टाइम को रिवाइंड कर सकता हूँ अपने हिसाब से? फिर हमें सिस्टम पे नोटिफिकेशन दिखाया जाता है, हाँ तुम टाइम को फ्रीज कर सकते हो और टाइम को रीसेट भी कर सकते हो, लेकिन जो टाइम सेटलमेंट होगा वो हमेशा ही 7 AM पे होगा एवरीडे। जब भी तुम टाइम रिसेट करोगे तुम्हारे स्पेस बैलेंस में से 1 पॉइंट कट होगा और अगले टाइम वो डबल हो जाएगा और तीसरे टाइम उसका भी डबल, और ऐसे करते करते 20वीं बार जब तुम रिसेट करोगे ये 5,24,288 पॉइंट कट हो जाएंगे तुम्हारे बैलेंस से। हमारा एमसी बोलता है, अच्छा तो मैं टाइम को रिसेट कर सकता हूँ, लेकिन इस पे एक लिमिट है। मैं जब तक टाइम को रिसेट कर सकता हूँ जब तक मेरे पास स्पेस बैलेंस है, उसके बाद मैं नहीं कर सकता। लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम मैं अब इस लूप से तो बाहर आया। और हमारा एमसी अपने पास्ट लाइफ के बारे में बताने लगता है, जब मैं इस टाइम लूप पे नहीं फंसा था, मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, मेरी एवरेज लाइफ होती थी, मैं स्कूल जाता था, लेकिन मैंने अपने सारे स्किल को टाइम लूप के बाद मास्टर कर लिया। मैंने अपनी ड्राइविंग लेवल 9 कर ली, मेरी कुकिंग स्किल भी इंसेन है और मेरी फाइटिंग स्किल भी लेवल 9 पे है, और अभी मेरे पास 1354 स्किल्स हैं और उनमें से ज्यादातर प्रैक्टिकली फ्लॉलेस हैं। मेरी शूटिंग वो भी लेवल 9 पे है, और हाँ मैं हजारों सालों से जी रहा हूँ और मैं एक ही दिन में फंसा था, अब मैं फ्री हो चुका हूँ। बाहर हम देखते हैं वही लेडी बाहर से देख रही होती है और वो बोलते है, क्या ये मम्बलिंग क्यों कर रहा है, अपने आप से बातें कर रहा है क्या? और वैसे ही हमारा प्रोटैगनिस्ट बाहर आता है। वो लेडी बोलती है, क्या तुम ठीक हो, क्या चल रहा है? हमारा एमसी बोलता है, क्या बात कर रही हो तुम, मेरी पूरी हजारों साल की जिंदगी में ये दिन सबसे बेहतरीन है। वो लड़की अपना फेस घुमाते हुए बोलते, क्या ये दोबारा से शुरू हो गया? उतने में ही दरवाजों पे नॉक होने लगता है और पीछे से बहुत ज्यादा शोर आने लगता है, जल्दी से दरवाजा ओपन कर जर्क, तूने हमारे बॉस की कार चुराई है, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो लेडी डोर की आई साइड से देखती है, बाहर गुंडे होते हैं सारे और बोल रहे होते हैं, जल्दी से गेट खोल, हम अंदर आना चाहते हैं। और वो भागते हुए रियान के पास आती है और बोलती है, ऐसा लगता है तुम्हारा कर्मा तुम्हारे पास फाइनली आ चुका है और ये गेट पर है। रियान बोलता है, मुझे क्या पता था सारी चीजें दोबारा से ऐसी हो जाएगी, मुझे तो लगा था सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा दोबारा से। और जो तुम बैड लक के बारे में कह रही हो, मैंने विक्टर की कार चुराई है। वो लड़की बोलती है, कौन विक्टर है, क्या ये कोई बिग शॉट है? फिर रियान बोलता है, हाँ उसने ईस्टर्न कॉलेज में बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी और उसने अकेले ही कई बंदों को भर दिया था। इसका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है, जिसके लिए उसे 3 साल की जेल हुई थी, और वो जब बाहर आया तो वो एक अलग ही आदमी बन के आया था। उसने अपने ब्रेन के इस्तेमाल से कई लीडरों के थॉट्स को बदला और कई सारे लॉस को चेंज करा अपने आप से, और वो अब एक मेजर प्लेयर है और उसके कनेक्शन हर जगह पर हैं। वो लेडी तो ये बात सुन के ही चौंक जाती है और बोलती है, क्या अब तो तुम जेल जाने वाले हो? और वो इमेजिन भी कर लेती है। वो बोलती है, क्या तूने एक बार भी नहीं सोचा इस आदमी की कार चुराने से पहले क्या तेरा दिमाग हिल गया था? रियान बोलता है, ये तो कुछ भी नहीं है उस कंपैरिजन में जो मैंने रियल मैच करा है विद इथान ली के साथ, और अगर मैंने ये सब चीजें फिक्स नहीं करी तो सारे ईस्टर्न गैंग कंट्री के साइड वाले मेरे टेबल के पीछे आएंगे। वो लड़की ये सब सुन के चौंक रही होती है, तो बोलती है, तुम्हारा प्लान क्या है? रियान बोलता है, ये कोई बिग डील नहीं है, मैं इसे संभाल लूंगा। वो लड़की कंफ्यूज हो जाती है। वैसे ही रियान बोलता है, अब मुझे टाइम को रिवाइंड करना होगा और उसको यूज करना होगा। वैसे ही वो अपनी पावर यूज करता है और बोलता है, सिस्टम स्पेस रीसेट नाउ, और वैसे ही सिस्टम अपीयर हो जाता है और उस लड़की को टाइम रिवाइंड कर देता है, जहाँ से वो जुलाई 8 से जुलाई 7 पे पहुंच जाती है, और इसका कॉस्ट होता है 1 पॉइंट रीसेट का, और अगली बार ये डबल हो जाएगा। सिस्टम बताता है, रीसेट सक्सेसफुल हो चुका है, रिमाइन बैलेंस 3,64,999 पॉइंट। फिर सीन सीधा प्रेजेंट में आता है और वही लड़की चिल्ला रही होती है, क्या ये 7:01
1 मिनट नहीं हो रहे। वैसे रियान खड़ा होता है और बोलता है मैंने रीसेट कर दिया। वैसे वो लड़की बोल रही होती है बताओ मुझे। रियान उसके होठों पे अपनी उंगली रखा है और बोलता है अभी तक क्या तुम उससे पीछे छुड़ाना चाहता है क्या इतनी जल्दी। रियान अपना हाथ पकड़ते हुए बोलता है नहीं सुनो, मैंने अभी एक कार चुराई है और जो उसका मालिक है विक्टर वो आने वाला है अपनी कार लेने के लिए, तो ऑब्वियसली तुम जल्दी से कपड़े पहन लो और हमें निकलना होगा यहाँ से। वो लड़की बोलती है क्या तुझे पता है मैं कौन हूँ, और बोलती है फाइन ये कोई बड़ा गेम नहीं है, अगर तुम उसे बैग करो कि मैं ये हैंडल कर लूँ विक्टर की सिचुएशन तुम्हारे लिए, तो मेरे लिए ये बड़ी बात नहीं होगी। और अपने बाल फैलाने लगती है। उतने में ही रियान उसके कमर पे हाथ रखता है और बोलता है क्या बैग तुमसे, क्या वैसे ही मैं तुमसे बैग करूँ जैसे तुम मुझसे लास्ट नाइट बैग कर रही थी, यानी कि भीख मांग रही थी। वो लड़की ब्लश करते हुए रियान को धक्केंगे तुम बस कस के पकड़ के बैठो। और उतने में ही वो कार की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और वो बहुत ही आगे निकल जाता है। वो लड़की डरते हुए बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो हमारा एमसी। रियान बोलता है और क्या करूं मैं, तुम क्या चाहती हो वो मुझे पकड़ ले। वो गैंगस्टर गुस्सा होकर बोलता है तेज चला बास्टेड, वो हमसे आगे निकल रहे हैं, उसने ग्रोक की कार ले रखी है। तभी रियान किसी अननोन नंबर पे कॉल करता है। फिर वो लड़की बोलती है हेलो। रियान बोलता है मिस्टर ली तुम्हारे सर के नीचे एक चूहा है, तुम ये बैट हारने वाली हो। पीछे से वो लेडी बोलती है तुम कौन हो और तुम्हें बैट के बारे में कैसे पता। रियान बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना समझ लो मेरी इन्फॉर्मेशन अंडरग्राउंड से आती है और मुझे इससे भी ज्यादा चीजों के बारे में पता है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे ब्रदर के बारे में। उतने में ही एक गाड़ी रियान की गाड़ी को ठोकती है। रियान बोलता है अगर तुम बचना चाहती हो तो किसी को अपनी कंपनी के नीचे भेजो 30 मिनट के अंदर और हम फेस टू फेस बात करेंगे। वो लड़की बोलती है अच्छा ठीक है तुम आओ। फिर हम देखते हैं दोनों गाड़ी रियान की गाड़ी को बीच में घेर लेते हैं। वो लड़की बोलती है ये हमें पकड़ने वाले हैं। रियान बोलता है नो वे माय लेडी, और अपनी कार की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और बोलता है चलो तुम मेरी ड्रिफ्ट देखो। वो लड़की चिल्लाने लगती है और रियान बहुत तेजी से ड्रिफ्ट मारता है। पीछे से जो गैंगस्टर आ रहे होते हैं वो बोलते हैं होली शिट, ये ऐसे गाड़ी कैसे चला सकता है। उसका बॉस चिल्लाते हुए बोलता है उसकी तारीफ मत कर, कार तेज चला। लेकिन हम देखते हैं रियान उन सब से बहुत ज्यादा आगे आ चुका होता है और वो ड्रिफ्ट मारते मारते वहां से निकल रहा होता है। वो लेडी तो चिल्ला रही होती है कोई बचाओ मुझे, हेल्प। और रियान उसके घर के सामने रुकता है और बोलता है तुम्हारा घर आ गया। उस लड़की की आत्मा तो उसके अंदर से निकल जाती है और वो आंखें खोलती है और उसका घर सामने होता है। वो बोलती है क्या तुम्हें मेरे घर के बारे में किसने बताया। और वो फिर बोलती है नहीं नहीं मुझे नहीं जानना, तुम दोबारा से वही बोलोगे कि 1000 ईयर में जिंदा था, ये सब लूप वूप मुझे नहीं सुनना ये बकवास। और वो नीचे उतरने लगती है, उसके पैर कांप रहे होते हैं और वो बोलती है नीचे उतरते हुए सीरियसली तुम बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल ड्राइवर हो, तुमने ये कहाँ से सीखा। रियान पीछे से बोलता है मैंने ये बहुत ज्यादा हार्ड तरीके से सीखा है और इसे सीखने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा बार मर भी चुका हूँ। तुम मुझे कभी फॉलो मत करना क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा चांस है लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ एक ही है। वो लड़की ब्लश करते हुए बोलती है, वो लड़की बोलती है तुम बेशरम कुत्ते, चलो मुझे अपना नंबर दो, अगर कभी मुझे मन करा तो मैं तुम्हें कॉल। उतने में ही रियान गाड़ी लेके निकल लेता है और बोलता है मैं तुम्हें कॉल करूंगा। वो लड़की बोलती है क्या मुझे बिलीव नहीं हो रहा मैं किसी के द्वारा चीटेड हुई हूँ। वो लड़का पूरी रात मेरे साथ था और मैं उसका नंबर भी नहीं ले पाई। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बोलती है वेट अ मिनट, ऐसा तो नहीं है लिली ने उसे भेजा है। हाँ उसी ने भेजा होगा, अदरवाइज उसको मेरे घर के बारे में कैसे पता। हाँ लिली ने ये प्लान बनाया होगा ताकि मैं कल रात अकेली ना रहूं। हाँ और उसका गुस्सा चढ़ जाता है और वो बोलती है मैं लिली से इसके बारे में पूछूंगी और उसका पता ले लूंगी। अब वो जर्क मेरे से ज्यादा देर तक छुप नहीं सका। फिर हमें 30 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें उस लेडी के बारे में बताया जाता है। क्लेरा ली ईस्ट की एक इन्फ्लुएंस वाली है जैसा कि हर कोई जानता है, लेकिन इसके सिवाय जो उसकी स्टोरी है वो बहुत ज्यादा मैस। और अगर हम उसके ब्रदर की बात करें तो वो अपने टाउन का एक पावर प्लेयर है। फिर नेक्स्ट सीन में रियान प्रेसिडेंट ऑफिस में आ गया था और वो बंदा बोलता है मिस्टर ली ये यहाँ पर आ गया। मिस्टर ली बोलती है ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो। उतने में वो वहाँ से चले आता है और क्लेरा ली बोलती है, क्लेरा बोलती है नाम रियान, उम्र 22 साल, ग्रेजुएट ईस्टर्न हार्बर यूनिवर्सिटी से, CS प्रोग्रामर, डैड का नाम डेविड व्हाइटमैन, मॉम का नाम ग्रेस लेन, और वो दोनों छोटा सा बिजनेस चलाते हैं। तुम्हारी एक यंगर सिस्टर भी है जिसका नाम जेन है और वो भी हाई स्कूल में है। रियान बोलता है वाओ मिस्टर ली तुमने मेरे बारे में बहुत
सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी है, वो भी सिर्फ एक फोन कॉल से। क्लेरा नॉर्मल बैकग्राउंड है और एक नॉर्मल इंसान को बैट के बारे में नहीं पता हो सकता, तो तुम अपनी रियलिटी बताओ। रियान बोलता है तुम मुझे एक इंफॉर्मेशन ब्रोकर की तरह समझ सकते हो। क्लेरा बोलती है क्या? रियान उसके पास आते हो बोलता है मुझे पता है तुम अपने सर्कल में सांप को ढूंढ रही हो और उस सांप को मैं बता सकता हूँ और उसके लिए मुझे 10 मिलियन बक्स चाहिए। ये डील बहुत ज्यादा फेयर है, राइट? रियान बोल ही रहा होता है वो स्ट्रेंजर तुम्हारी कंपनी को बर्बाद कर देगा। क्लेरा अपने डेस्क के नीचे से गन निकाल के सीधा रियान के सर पे एम कर देती है और बोलती है तुम्हें क्या लगता है सब कुछ ऐसे ही होगा क्या? और बोलती है अगर तूने मेरे सवालों का जवाब सीधा सीधा नहीं दिया और स्ट्रेट एक आंसर नहीं दिया तो तू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। रियान बोलता है मुझे पता है तुम बिजनेस करना चाहती हो, लेकिन तुम मुझे इसके बिना कैसे मारोगी? और वो अपने हाथ में उसका रिलोड दिखाता है। क्लेरा अपना गन चेक करती है जहाँ पर रिलोड गायब होता है। वो बोलती है मेरी गन तो डेस्क के अंदर थी, इसने ये कब निकाला? फिर वो सोचती है शायद उसने उस समय निकाला होगा। फिर रियान उससे गन लेते हुए बोलता है मैंने कहा था मिस्टर ली, मेरा बिजनेस ही इंफॉर्मेशन को इधर से उधर करना है और ये डेस्क के नीचे रखा हुआ गन मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। और उसे गन वापस करते हो बोलता है लोग मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ ताकि मैं एक सिंपल बिजनेस कर सकूं। फिर रियान मन में सोचता है एक रीजन होना इसके साथ काम करने का और सबसे अच्छा रीजन तो पैसा ही होगा। फिर क्लेरा बोलती है ठीक है और क्या पता है तुम्हें, बताओ मुझे। रियान बोलता है तुम ली फैमिली की सबसे एल्डेस्ट चाइल्ड हो, लेकिन एक वुमन होने के नाते तुम्हें अपने आप को 10 से भी ज्यादा बार प्रूव करना पड़ा और तुम सबको बताना चाहती हो कि जेंडर मैटर नहीं करता स्ट्रेंथ के लिए, लेकिन तुम्हें अपनी फैमिली के ग्रिप से बाहर आना इतना ही आसान नहीं है। और बोलता है तुम्हारी मॉम तुम्हारी प्रोटेक्टर की तरह थी और ली फैमिली की जॉइंट फोर्स के नाते उन्होंने तुम्हारी मैरिज फिक्स कर दी, लेकिन तुमने इससे साफ मना कर दिया। लेकिन तुम्हारी मॉम ने तुम्हें थ्रेटन करा, जिसके बाद तुमने अपने कई सारे फेक बॉयफ्रेंड बनाए। पहले बंदे ने अपने आप को ही मार डाला और दूसरा बंदा बहुत ज्यादा इंजर्ड है और साइको बन चुका है और जो तीसरा बंदा है वो तो जेल में है हमेशा के लिए। और क्लेरा का जिसके साथ रिश्ता लगा है उसका नाम लियो है। और रियान बोलता है लियो एक प्रीटी आदमी है, उसे पता है कि कौन तुम्हारे फेक बॉयफ्रेंड हैं। जिसके बाद तुमने परेशान होके लियो के साथ एक डील करा जो था एक सीक्रेट बैट, तुम दोनों 2 नई कंपनियां बनाओगे और 5 सालों में जो सबसे बड़ा एम्पायर बनाएगा वो जीत जाएगा। और अगर लियो जीत गया तो वो तुमसे शादी करेगा और अगर तुम जीत गई तो तुम फ्री हो जाओगी। यही बैट है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक गद्दार है और तुम उसके बारे में कभी पता नहीं लगा पाओगे। वो स्नेक तुम्हारी कंपनी में रहेगा और तुम्हारे डाटा कलेक्ट करेगा, जिसके बाद वो लियो को दे देगा, वो तुम्हें हरा देगा। यही है उसका प्लान। और क्या मुझे इसे और समझाने की जरूरत है? क्लेरा कुछ कहती नहीं है और चेक फाड़ती है और उस पे 10 मिलियन लिख के साइन करने लगती है और उसे चेक देती है और बोलती है वो कौन है, मुझे उसका नाम बता। रियान बोलता है डील। और तभी एक बंदा वहां पर आता है और वो बोलता है मिस्टर ली, क्या आप इस डॉक्यूमेंट पे साइन कर सकते हो? इसका नाम एरिक स्टोन होता है और ये सीनियर असिस्टेंट होता है मिस्टर ली का। तभी रियान उसका सर पकड़ के टेबल पे मार देता है और बोलता है यही है वो सांप का बच्चा और उसके ऊपर गन तान देता है। तू ये क्या कर रहा है, मेरा सर इधर क्यों डाल दिया, क्या तू पागल हो गया है? रिक बोलता है। रियान बोलता है तेरे जैसे छोटे से चूहे के अकाउंट में 5 मिलियन येन क्या कर रहे हैं, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा अमाउंट नहीं हो गया? रिक बोलता है 5 मिलियन क्या? मैं नहीं जानता लियो ड्रेक को, क्या लगता है मैं नहीं जानता उसे? मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। क्या मैं इतना बेवकूफ हूँ मिस्टर ली? मैं कसम खाता हूँ मैं इनोसेंट हूँ। फिर रियान उसके जेब में से फोन निकालते हुए बोलता है अच्छा तो तुझे कहते थे इतने सालों से, फिर ऐसा क्यों करा? और बस इतने से पैसे के लिए तूने मुझे बेच दिया? हाँ बस 5 मिलियन। एरिक बोलता है मिस्टर ली हाँ मैंने ये किया, मैंने उससे पैसे लिए, लेकिन तुम्हारी मॉम ने मुझे ये करने के लिए कहा था सच में। और वो अपना सर पटक रहा होता है जमीन पे। रियान बोलता है ये झूठ बोल रहा है, तुम्हारी मॉम ये नहीं चाहती कि तुम ऐसी फैमिली के पावर प्ले में फंसो और पहले वो प्रेशर की गई थी तुम्हारे ग्रैंडपा द्वारा। लियो ने इसके बारे में इसे बताया है क्योंकि उसे पता है तुम्हारी मॉम तुम्हारी वीकनेस है और तुम्हारी फैमिली में तुम अपनी मॉम की केयर करती हो इसीलिए। और उसे गन देते हुए बोलता है अब तुम्हें डिसाइड करना है तुम्हें क्या करना है। क्लेरा आंख बंद करते हुए बोलती है मैं तेरा चेहरा अब कभी नहीं देखना चाहती। एरिक बोलता है थैंक यू मिस्टर ली और वहां से भाग जाता है। रियान बोलता है मुझे लगा था कि तुम इसे मार दोगी
करोगी? क्लेरा बोलती है, नहीं, मैं ये अपने हाथों से नहीं करूंगी, इसे आज रात को दीवारों में चुनवा दिया जाएगा। फिर क्लेरा बोलती है, ऑनेस्टली मुझे तुम पे डाउट है, तुम भी तो लियो के आदमी हो सकते हो और ये सारा प्लान लियो ने ही बनाया होगा ताकि तुम मेरा ट्रस्ट गेन कर सको। रेहान अपना सर खुजलाते हुए कहता है, तुम सही सोच रही हो, लेकिन मैं तुम्हें झूठा साबित कर सकता हूँ और मैं प्रूफ कर सिंपल तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड बनके। लियो की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो अपनी रेपुटेशन को सबसे ऊपर रखता है और अगर उसे ये पता चला कि उसकी होने वाली वाइफ किसी और आदमी के साथ है रिलेशनशिप में, तो वो कभी ऐसा करने का सोचेगा ही नहीं और विन और लूज को तो वो भूल ही जाएगा और उसे लगेगा कि तुमने उसके साथ चीटिंग करी है। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका यही है मेरा नाम क्लियर करने के लिए कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाऊं। क्लेरा बोलती है, मेरे पास 3 बॉयफ्रेंड पहले से थे, लेकिन लियो ने उसे कम्प्लीटली तबाह कर दिया। क्लेरा उसके सर पे बंदूक रख देती है और कहती है, तुम बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो, तुम में कुछ खास है, तुम बहुत ज्यादा ब्रेव हो, तुम्हें डर नहीं लगता और तुम बहुत ज्यादा यंग हो। क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता और ये डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार दूंगी? रेहान कहता है, लोग अगर तुम्हें मुझे मार नहीं होता तो ये तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, तुम्हें बस अपने आदमियों को कहना था और मेरा काम तमाम हो जाता। तो अगर तुमने अभी तक मुझे नहीं मारा है और बातचीत चल रही है तो मैं क्यों डरूं? रेहाना उसे देखती है और फिर गन हटाते हुए बोलती है, अब तुम मुझे अच्छे लग रहे हो और उसके चेहरे पे हाथ रखते हुए बोलती है, अब से हम एक कपल हैं और कपल की तो सेल्फी होनी चाहिए ना, और अपना फोन निकाल के सेल्फी लेने लगती है। क्लेरा बोलती है, अब से तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट भी हो और तुम अब ऑफिशियली एनरोल्ड कर सकते हो। रेहान मन में सोच रहा होता है, ये सेल्फी मेरी आइडेंटिटी होगी जो लियो को पीस ऑफ करेगी और ये प्रूफ भी होगा कि मैं एक अंडरकवर एजेंट भी नहीं हूँ लियो का, हार्बर क्राउन को चलाता है। रेहाना कहती है, ये तो हर किसी को पता है। उतने में रेहान बोलता है, अपेरेंटली ईस्ट हार्बर क्राउन ने अपनी लिमिट को क्रॉस करी है और उसने कुछ करा है और गवर्नमेंट के ऑफिसर और पुलिस 3 महीने से इन्वेस्टिगेशन कर रही है तुम्हारे ब्रदर के क्लब में और मेरे हिसाब से महीने के अंत तक सीरियस अरेस्ट वारंट आ जाएगा तुम्हारे ब्रदर के लिए और वो अरेस्ट हो जाएगा। क्लेरा बोलती है, क्या? रेहान बोलता है, ये बहुत ही बड़ा है, जो तुम्हारा भाई सोच रहा है उससे भी बहुत बड़ा है। ये तुम्हारी पूरी फैमिली को टारगेट करेगा और ये बस तुम्हारी जेल नहीं होगी, तुम्हारी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी और तुम्हारी पूरी ली फैमिली को ये डिसीजन लेना ही होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है। क्लेरा बोलती है, ये बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन और डील है, क्या तुम सच में इसके बारे में सीरियस हो कि ये इंफॉर्मेशन लेजिट है? रेहान बोलता है, मुझ पे विश्वास करो। फिर हमें ईस्ट हार्बर क्राउन का सीन दिखाया जाता है जहां पर वही आदमी जो रेहान का पीछे कर रहा होता है वो बोलता है, बॉस वो भाग गया। फिर विक्टर को दिखाया जाता है और ये इथान ली का राइट हैंड होता है। ये बोलता है, लगता है इस बंदे ने अपनी डेथ को विश करा है, इसने क्रोक के बंदों को मारा और मेरी कार भी चुरा ली और मिस्टर ली के ऑफिस में भी चला गया। फिर हमें ग्रोक को दिखाया जाता है जो इथान ली का ये भी राइट हैंड होता है और ये बोलता है, ये बहुत ज्यादा वियर्ड है कि उसको मेरा नंबर कैसे पता चला, ये कैसे आया उसके पास। फिर हमें इथान ली को दिखाया जाता है जो बोलता है, नो मैटर जो भी हुआ, लेकिन मैं इसे अब अपने हाथों से देखूंगा उसे और उसे पनिश करूंगा। उतने में ही क्लेरा वहां पर आ जाती है गेट खोल के, एकदम गैंगस्टर टाइप एंट्री, और सभी उसे देख के ही डर जाते हैं और सारी सिगरेट फेंक देते हैं और बोलते हैं, मिस्टर ली। इथान ली बोलता है, सिस तुम यहाँ पर कैसे आ गई, और अपना सिगरेट बुझाते हुए बोलता है, सारे अपने सिगरेट को डाउन करो, मेरी बहन को स्मोकिंग पसंद नहीं है। और बोलता है, ए सिस तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें किसने यहाँ पर भेजा, क्या काम है तुम्हें, कुछ गड़बड़ है क्या? क्लेरा बोलती है, मैं इसके वजह से यहाँ पर आई हूँ, इसे मिलाना है तुमसे। और उसके तरफ कार की चाबी फेंकते हुए बोलती है, इसने तुम्हारी कार ली थी चलाने के लिए, ऐसी मजे के लिए कल, और ये अब तुम्हें रिटर्न कर रहा है इसकी चाबी। इथान अपने हाथ में चाबी देखता है। फिर वो बंदा जो रेहान का पीछा कर रहा होता है वो बोलता है, बॉस यही था, यही बंदा था वो जिसने तुम्हारी कार चुराई थी। फिर रेहान मन में सोचता है, इथान ली ये गोल्डन बॉय है ली फैमिली का और इसके पास सारे रिसोर्सेज हैं फैमिली के, अनलाइक क्लेरा की तरह ये एक रियल पावर प्लेयर है, बिल्कुल लियो की तरह। फिर हमें क्लेरा के बारे में बताया जाता है
क्लेरा बचपन से ही गैंगस्टर टाइप और एकदम बैड स्टाइल में रहती थी और वो अपने भाई को परेशान करने वालों को बहुत ही ज्यादा पीटती थी और वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी। और हाँ, वो इथानली को भी पीटती थी, जिसके कारण इथानली अपनी बहन से बहुत ज्यादा डरता है। फिर प्रेजेंट में सीन आता है और इथानली बोलता है, सिस क्या क्या ये कौन है ये? तभी क्लेरा उसका कान पकड़ते हुए बोलती है, ये कोई डूड वूड नहीं है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। इथानली बोलता है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? सारे बंदे भी ये सुन के शॉक हो जाते हैं और सब बोलते हैं, क्या बॉयफ्रेंड? फिर इथान अपना कान पकड़ते हुए बोलता है, कम ऑन दीदी, क्या तुम दोबारा से फेक बॉयफ्रेंड वाला खेल खेलने वाली हो? दोबारा से सीरियसली, ये बंदा तो पावरफुल भी नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा नॉर्मल है। फिर क्लेरा ड्रामा करते हुए बोलती है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, मुझे कुछ फील हो रहा है। और रियान के पास चली जाती है और बोलती है, ये सब तुम्हारे वजह से हो रहा है। फिर रियान बोलता है, ओ तुम तो बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन हो। क्लेरा उसके कान में बोलती है, क्या तुम डर गए? लियो तुम्हें मार डालेगा। रियान बोलता है, क्या? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा भाई तो एकदम शॉक हो चुका। इथान शॉक होकर बोलता है, क्या क्या ये प्रेग्नेंट है और ये इसका बच्चा है क्या? क्या ये लोगों ने मैरिज कर लिया और मुझे बताया भी नहीं? फिर वो बोलता है, लेकिन क्लेरा तो हमेशा से ही किसी बड़े आदमी के साथ जाती है, लेकिन ये कोई 20s में है, इस बच्चे के साथ ये क्या कर रही है? फिर वो सोचता है, वेट अ मिनट, ये बंदा प्लानिंग तो नहीं कर रहा मेरी बहन के साथ खेलने का? मेरी बहन ऐसे तो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन जब बात रिलेशनशिप की आती है तो वो कम्प्लीटली बेवकूफ है और प्यार उसे अंधा बना देता है और वो अपनी बहन की इमेज इमेजिन कर रहा होता है जहाँ पर उसने उसे छोड़ रखा होता है और किसी अलग लड़कियों के साथ होता है। रियान ये सोचते ही उसको गुस्सा आ जाता है और बोलता है, मुझे इसे क्रोक के मेंशन पे बता जल्दी से। अब क्लेरा भी पूछती है, क्या एक लड़की? फिर रियान बोलता है, लिसन, वो लड़की विलियम मोर और मिचाल मोर की डॉटर है और वो एक बिलियनर ओनर है ईस्ट हार्बर मोर बीमो मेडिकल की। तुम तो अपने आप को लकी समझो, अगर कल रात मैंने उसे रोका नहीं होता तो आज तुम लोग यहाँ। बताता है, ईस्ट हार्बर मोर टॉप कंपनियों में से एक है कंट्री की, और अगर ईस्ट हार्बर क्लब अपने एरिया का लायन है तो मिचेल मोर एक ड्रैगन है। मुझे पता है तुम लोग मिचेल मोर से डरे हुए नहीं हो, लेकिन अगर तुम उनसे जीत भी जाते, लेकिन जो उसका कॉस्ट होता वो बहुत ज्यादा ब्रूटल होता और ये तुम लोगों को भी पता है। और ये सुनते ही इथा, यह लुक, मैं इसे अप्रिशिएट करता हूँ। क्लेरा मन में सोचती है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था जो मेरा फेयरलेस ब्रदर होगा वो कभी इस बंदे के बारे में सोचेगा और डरेगा। फिर क्लेरा बोलती है, ऑल राइट इथान, अभी हमें पता है। क्या ये ऐसा नहीं हो सकता? नो वे, मैं बहुत ही समय से गवर्नमेंट के साथ खेल रहा हूँ, उनके फ्लॉक के साथ, और उन्हें पैसे भी दे रहा हूँ, तो ये कैसे हो सकता है? फिर रियान कहता है, जो ब्लैकमेल वीडियोस तुमने ली है वो एक अच्छा आइडिया नहीं है इथान, प्लस जो तुम्हारी पूरी डील है टाइगर के साथ वो तो बहुत पहले ही खत्म हो जानी चाहिए थी। ये सुनते ही क्लेरा गुस्से में आ जाती है और बोलती है, क्या तू अभी भी टाइगर के साथ बिजनेस कर रहा है? मैंने तुझे मिलियंस ऑफ टाइम बताया है उस बंदे की बैड न्यूज के बारे में। इथान घबराते हुए बोलता है, क्लेरा रिलैक्स हो जाओ, तुम बहुत ज्यादा हाइपर हो रही हो, रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। रियान कहता है, क्लेरा इस समय सही है, जो टाइगर है वो तुम्हें फेंक देगा बस के नीचे, वो अपने आप को एक्सपोज करवा लेगा और सारा ब्लेम तुम पे डाल देगा और कहेगा कि ये सब तुम्हारा आइडिया था। इथान चौंकते हुए बोलता है, रुक जाओ, मेरी बहन को भी इसके बारे में नहीं पता, टाइगर के बारे में, तो तुझे किसने बताया? तुझे कैसे पता? रियान बोलता है, ये बहुत ज्यादा स्टफ है, मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता डिटेल में, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ क्लेरा के वजह से हूँ और वो तुम्हारी बहन है, और अगर तुम नीचे गिरोगे तो वो तुम्हें देख नहीं पाएगी और उसका दिल टूट जाएगा, तो मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ एक हेल्पिंग हैंड। अच्छा ठीक है, तू यहीं पर रुक, जो तेरी ट्रैश बातें हैं और ये अगर सच नहीं हुई ना तो तू यहाँ से आज जिंदा नहीं जाएगा। क्लेरा उसे शांत कराते हुए बोलती है, इथान काम डाउन हो जाओ, उसे एक्सप्लेन तो करने दो। इथान बोलता है, सिस्टर मुझे फर्क नहीं पड़ता ये तुमसे कितना स्मूथली बात करता है, लेकिन ये बेवकूफ कुछ भी बोलता रहेगा क्या? इसको कुछ नहीं पता। रियान बोलता है, इस पूरे सिटी में बस कुछ ही लोग हैं जिन्हें इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता है। ब्रेंडर लीले नए डिप्यूटी डायरेक्टर हैं जो ईस्ट हार्बर पुलिस में आए हैं और उन्हें आए हुए 4 मंथ हो चुके हैं, और वो स्पेशली ईस्ट हार्बर क्राउन पे ही इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और वो पेन निकालते हुए बोलता है, उनके पास अंडरकवर एजेंट्स हैं जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कुछ तो तुम्हारे कस्टमर की तरह
एक्ट कर रहे हैं और कुछ तुम्हारे क्लब में ही काम कर रहे हैं। रेहान उन लोगों के नाम लिख देता है और बोलता है ये रहा लिस्ट, जो अंडरकवर एजेंट हैं सारे, तुम खुद से जाके चेक कर सकते हो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। इथान ग्रोक को बोलता है ग्रोक के नीचे सांपों की तरह रेंग रहे थे, उन सबको इसका हिसाब देना होगा। रेहान बोलता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर एक भी बंदा मिस हो गया तो पुलिस वाले यहाँ पर हार्ड एक्शन ले सकते हैं। रेहान बोलता है उनके पास तुम्हारी तो बहुत सारी जानकारी है लेकिन तुम्हारे कसीनो के बारे में नहीं है, इसीलिए वो अपने आप को रोक रहे हैं। इथान गुस्सा होते हुए बोलता है तो क्या मैं यहाँ पर सिर्फ बैठ के इंतजार करूं कि वो आके मुझे पकड़ ले? रेहान बोलता है अगर तुम्हें करना है तो तुम कर लो, अगर तुम्हें ओवर स्मार्ट बनना है और अपनी चलानी है और जेल में बंद होना है तो कर लो। इथान बोलता है तुम्हारे पास कोई प्लान है? अनो कहता है अपने सभी आदमियों को बाहर भेजो थोड़ी देर के लिए। इथान सबको इशारा करता है और सब बाहर चले जाते हैं और बोलता है अब बताओ अब क्या करना है? रेहान बोलता है अब मुझसे माफी मांगो फिर हम बात करेंगे, और बोलता है मैं उस आदमी की मदद तो कभी नहीं करूंगा जो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता है, और गुस्सा होने का नाटक कर रहा होता है, मतलब गुस्सा ही होता है। क्लेरा बोलती है ओ कम ऑन ये हार्श टोन क्यों, हम सब एक फैमिली हैं। इथान तो एक छोटा सा बच्चा, उसे माफ कर दो। रेहान बोलता है वो मुझे एक फैमिली की तरह नहीं देखता। इथान तो स्पीचलेस होता है और बोलता है ओ कम ऑन तुम तो मेरी सिस्टर को डेट कर रहे हो तो हम फैमिली हुए ना। रेहान बोलता है फिर इथान वहां आते हो बोलता है मैं तुमसे माफी मांगता हूँ जो मैंने पहले करा, मैं तो बस अपनी बहन के लिए चिंतित था और इतने सारे मिक्स्ड इमोशन के कारण मैंने वो सब बोला। रेहान बोलता है तो ये ऐसा है, और बोलता है ठीक है मैं सिर्फ क्लेरा के लिए तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ, सबसे पहले हमें टाइगर का पीछा करना होगा और उस पर रेड करना होगा, क्योंकि तुम्हारा नाम क्लियर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि टाइगर को पिक्चर से ही हटा दें। वो विला 70 में रहता है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो ड्रग्स लेता है और एंजॉय करता है। अगर ड्रग्स की ओवरडोज हो गई तो उसकी ऑटोमेटिकली मौत हो जाएगी और किसी को सस्पेक्ट भी नहीं होगा कि ये तुमने करा है। इथान बोलता है ये तो गजब का आइडिया है, और जो सेकंड चीज तुम्हें करनी है वो सारे डायरेक्टर और जितने भी एजेंट हैं उन सब के फिर तुम क्लियर हो गए। इथान बोलता है ऑल राइट मैं ये सब देख रहा हूँ। एक के मेन बेडरूम में अलमारी के अंदर छुपी हुई एक तिजोरी है जिसका पासवर्ड है 571564 और उसी में सब सबूत है। ये इन्वेस्टिगेशन टॉप सीक्रेट है तो वहाँ पर सिर्फ एक ही पुलिस वाला होगा, तो तुम किसी को भेज दो और उसे ग्रैब करके उसे डिस्ट्रॉय करवा दो। इथान चौंकते हुए बोलता है होली शिट इसे इतने डिटेल में कैसे पता है, उसका पासवर्ड भी। और तीसरी चीज तुम्हें अपने फादर को सब कुछ बताना होगा, स्पेशली टाइगर के बारे में तो सब कुछ। और इन सब के पीछे वॉरेन फैमिली है, उन्हीं ने ये सारी चीजें करवाई हैं। ली फैमिली और वॉरेन फैमिली इन दोनों के बीच में लड़ाई काफी सालों से चल रही है और इनके बीच में हेड टू हेड कॉम्बैट भी हुआ है जिसमें एक फुल स्केल वॉर हुई थी, जिसके रिजल्ट में इनके कई सारे सोल्जर्स को भी या कहें आदमी को भी जेल में जाना पड़ा था। लेकिन फिर भी वॉरेन फैमिली हमेशा से ही टॉप पे आ जाती। लियो को क्लेरा के साथ शादी कराने सके और वो उनके अलायंस की तरह काम कर सके, और वॉरेन फैमिली बहुत ही ज्यादा जीनियस है, उन्हीं ने ये सारा खेल इस तरीके से बर्बाद कर देंगे। इसीलिए तुम्हें अपने फैमिली हेड को बताना होगा इसके बारे में और उन्हें समझाना होगा, आफ्टर ऑल वो एक फैमिली हेड है। इथान बोलता है मैं अपने डैड से बात करूंगा। और लास्ट चीज जो तुम्हें करनी है वो है अपनी क्राउन क्लब में आग लगानी है। इथान बोलता है क्या आग? रेहान कहता है हाँ एक छोटी सी आग काफी होगी, बस एक न्यूज के लिए, जिसके कारण तुम्हारे पास एक एक्सक्यूज हो जाएगा अपना क्राउन प्लाजा बंद करने का, जिससे तुम उसे बंद करके अपने सारे काम कर सकते हो और अपने अंदर छुपे अंडरकवर एजेंट को भी खत्म कर सकते हो। तो ये 4 चीजें तुम्हें करनी है और तुम आजाद हो जाओगे। क्लेरा इथान का कान पकड़ते हुए बोलती है क्या तुझे समझ आया उसने क्या बोला? इथान बोलता है हाँ हाँ सिस्टर मुझे सब समझ आ गया, तुम टेंशन मत लो मैं सब हैंडल कर लूंगा। तभी इथान का फोन बजता है और वो अपना फोन चेक करता है जहाँ पर एक बंदा बोलता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो सब कसीनो में आ जाते हैं जहाँ पर रेहान चलते हुए कह रहा होता है सरमन कल दूसरी सिटी से एक हाई गैम्बल मास्टर को लेके आया है ताकि वो इस कसीनो में उसकी हुई बेइज्जती का बदला ले सके और उसे कवर कर सके। लेकिन ये अभी सिर्फ क्लब के बारे में नहीं है, ना ही वीआईपी वीडियोस के बारे में है और ना ही तुम्हारे हॉट वाटर के बारे में है, ये सब कुछ आज कसीनो के बारे में है। तुम और टाइगर मिलके अमीर जादों को कसीनो में लूटते थे
वो भी बिना रियल काउंट के। और कसिनो भी ऐसे ही काम करता है, ये पहले तुम्हें जीतने देता है और उसके बाद तुमसे सब कुछ ले लेता है और तुम हारते हो। ये कसिनो का सिस्टम होता है। शर्मन तुम्हारे कसिनो में हंड्रेड्स ऑफ मिलियन डॉलर हारा है, जिसके कारण उसकी कंपनी डाउन होने लगी और उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से मैस हो गई और वो पूरी तरीके से डेस्परेट हो चुका था मनी रेस करने के लिए, जिसके कारण उसे ऐसे लोग मिले जो उसी की तरह करना चाहते थे और इनके साथ मिलने वाले वॉरेंस हैं और वॉरेंस ने पूरा प्लान बनाया है जो एक हिडन कैमरा ऑपरेशन से देख रहे हैं जो तुम्हारे कैसीनो में हो रहा है। तुम्हारे रूम में अलग अलग जगहों पर हिडन कैमरे लगाए गए हैं और वॉरेन इस चीज का फायदा उठा के तुम्हारी ली फैमिली को पूरी तरीके से टेक डाउन कर देगी। और हाँ, कसिनो में शर्मन इसीलिए आया है ताकि वो अपनी गिरी इमेज को उठा सके और रिकवर कर सके, लेकिन अभी वो तुम्हारे पैसे लूट रहा है और तुम्हारे प्लेबैक ले रहा है। इथान को शर्मन का सीन दिखाया जाता है जो अपने बंदे यानी कि कसिनो मास्टर को लेके आया होता है। फिर वो कसिनो मास्टर अपने पत्ते फेंकता है और जीत जाता है और जो दूसरा बंदा होता है वो हार जाता है और वो बोलता है बस मेरा हो गया, अब मैं नहीं खेल सकता। शर्मन बोलता है क्या मैं जीत गया आज तो मेरा लक बहुत ही अच्छा है। तभी पीछे से आवाज आती है शर्मन आज तो तुम तबाही मचा रहे हो हाँ। और पीछे से इथान आता है। शर्मन खड़े होते हुए बोलता है नहीं मैं इतना नहीं कर रहा, मैं तो बस पार्टी को एंजॉय कर रहा हूँ। क्या ये कूल नहीं है? इथान बोलता है क्या हम भी कर सकते हैं ये तुम्हारे साथ? शर्मन बोलता है हाँ तुम कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी टीम के सारे प्रोस वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे और सारे वाइप्ड आउट हो जाएंगे और ऐसा लगता है तुम्हारी टीम में सिर्फ डम्स ही भरे हैं मिस्टर ली। तभी रियान बोलता है हमने सबसे बेस्ट को छुपा के रखा था लास्ट के लिए और पत्ते रखता है। क्या तुम अपनी स्किल्स को चेक करना चाहते हो मेरे अगेंस्ट में? शर्मन हंसते हुए बोलता है एक यंग बच्चा ये हैंडल करेगा इस गेम को? क्या तुम सच कह रहे हो मिस्टर ली? मैं आज 200 मिलियन डॉलर से तो ज्यादा जीत ही चुका हूँ ऑलरेडी। क्या तुम मुझे और जिताना चाहते हो? ये बहुत ज्यादा बैड है। इथान बोलता है व्हाट द हेल, क्या ये पोकर भी खेल सकता है? क्लेरा बोलते है नहीं मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। रियान कसिनो पे बैठते हो सोचता है जो प्रोस रीडर पीपल होते हैं वो एक बुक की तरह होते हैं और उनके फेशियल एक्सपीरियंस से ही हम सब जान सकते हैं, लेकिन मुझे हजारों सालों का एक्सपीरियंस है, ऐसा तो कोई चांस ही नहीं है कि ये बच्चा मुझे हरा सके। तो हाँ ये सामने वाला बैठा बंदा इसके सामने तो बच्चा ही है। रेहान बोलता है इस न्यूबी के आंखों में मैं तो प्रैक्टिकली उसका कार्ड भी देख सकता हूँ। तभी क्लेरा उसके पास जाती है और बोलती है सुनो ये बहुत ही ज्यादा सीरियस है। रेहान कहता है ट्रूथ ये है कि मैं इस दुनिया के किसी भी कैसीनो में किसी को भी हरा सकता हूँ। फिर मैच स्टार्ट हो जाता है। फिर रेहान अपने पत्ते आगे करता है जो ए का होता है। वो कैसीनो मास्टर बोलता है वाह तुमने शुरुआत में ही बड़ा हाथ मार लिया और रेहान 50 मिलियन की बैट कर देता है और ग्रैंड मास्टर बोलता है अपनी बैट करो और रेहान दोबारा से 50 मिलियन की बैट कर देता है और ये बार बार होता रहता है। चौथा राउंड, 8वां राउंड और 21 राउंड हर एक में 50 मिलियन की बैट होती है और रेहान जीतते पे जीतते जाता है। इथान बोलता है ऐसा लगता है जो तुम्हारा गुड लक चार्म था वो सूख रहा है मिस्टर शर्मन। मिस्टर शर्मन कहते हैं ये तो अभी शुरुआत है मिस्टर ली, अभी तो और भी गेम बाकी हैं। और वो मन में सोचता है वो तो एक मकड़ी के जाले में फंसते जा रहा है और मकड़ी उसे खाने जा रही है और ये सब शर्मन का प्लान ही होता है। फिर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शर्मन उस बंदे से बात कर रहा होता है और वो कैसीनो मास्टर बोलता है जब मैं पोकर खेलता हूँ तब मैं कई बार हारता हूँ क्योंकि मैं उस बंदे से सीखता हूँ जो मेरा अपोनेंट होता है और जब मुझे सारे उसके मूव्स पता चल जाते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा आसान होता है उसे हराना। शर्मन बोलता है श्योर वो कुछ भी हो लेकिन तुम कैसीनो के बॉस हो। फिर नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होता है राउंड 30। वो लेडी बोलती है प्लीज बैट जेंटलमैन और रेहान मिलियन की बैट कर देता है और वो कैसीनो मास्टर बोलता है कॉल और रेहान एक और मिलियन जीत जाता है। फिर वो कैसीनो मास्टर बोलता है सारे बैट कर दो और रेहान सोचता है और बोलता है हाँ सारे। कैसीनो मास्टर बोलता है सारे चैंपियन टेबल पे आ चुके हैं, अब होगा रियल गेम स्टार्ट। और वो बोलता है ये कैसा है एक और 100 मिलियन हम ऐड कर दे इसमें। रेहान बोलता है क्या 100 मिलियन, रुको जरा 200 मिलियन बेट कर दो और उतने में ही इथान इशारा करता है और वो लेडी 200 मिलियन लेके आ जाती है और रेहान बोलता है मैं दोबारा से 100 मिलियन थ्रो कर रहा हूँ। फिर क्लेरा रेहान बोलता है नॉप और वो अपना कार्ड फेंकता है जो होता है 2 हार्ट
वो बंदा खड़े होकर बोलता है, क्या ये कैसे हो सकता है? रेहान बोलता है, तुमने मेरे बेट को अभी तक कॉल नहीं करा है तो ये तुम पे है। फिर वो चश्मे सोचता है और फिर नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होता है और वो बंदा अपने हाथ में कार्ड छुपा रहा होता है जो होता है 9 डायमंड, और वो बोलता है अब टाइम है, और शर्मन भी बोलता है हाँ अब टाइम आ गया। ऐसा लगता है हम दोनों एक ही सीट पे बैठे हैं जो बात कर रहे हैं विनिंग के बारे में। और वो बोलता है मैं पुश कर रहा हूँ अपने पूरे $200 मिलियन। रेहान बोलता है ये बहुत ज्यादा बोल्ड मूव है, और वो भी अपने बैट कर देता है। रियाना बोलती है $200 मिलियन, और इसने एक बार भी सोचा नहीं इसके बारे में। इथान बोलता है रियान तो अभी तबाही मचा रहा है बिल्कुल, क्या ये हार नहीं सकता है क्या? और ये अगर हार गया तो? शर्मन को इतना ज्यादा विश्वास होता है उस बंदे पे, और वो बोलता है ये इसके लिए काफी है। और वो बंदा बोलता है कॉल लिसन यंग किड, गैम्बलिंग कभी भी बच्चों के लिए नहीं थी जिनके घुटने कमजोर हो। और वो अपना कार्ड उठाते हुए बोलता है अगर तुम्हारे हाथ में लूज कंट्रोल का टोस्ट हो। वो अपना कार्ड फेंक देता है जो होता है 9 डायमंड, और ये सब देख के ही सब चौंक जाते हैं, सबकी हवाइयां उड़ जाती हैं, बस शर्मन खुश हो रहा होता है। शर्मन बोलता है बड़े आदमी तुम्हारी तरह मिस्टर ली, और उनके लिए एक कपल ऑफ 100 मिलियन थोड़ा भी इफेक्ट नहीं डालेगा, ऐसे ही है ना? इथान तो अपना दांत बीछ लेता है। रेहान बोलता है चलो ठीक है देखते हैं फिर। और रेहान अपना कार्ड उठाता है, उस बंदे की तो आंखें छोड़ जाती है, और वो बोलता है क्या? और वो उसका कार्ड लेता है जो उसके कार्ड से बड़ा होता है। वो बोलता है क्या तुमने तो अपना कार्ड देखा नहीं था, ये कैसे हो सकता है? रेहान बोलता है क्या तुझे मैं पागल लग रहा हूँ? मैंने उसी समय अपना कार्ड देख लिया था, और मैं तेरे जैसे छोटे बच्चे से तो नहीं हारूंगा। और हम देखते हैं उस बंदे की तो ऐसी हालत हो जाती है जैसे रेहान एक मेंटेस है और वो बंदा उसके जाल में फंस गया है। रेहान बोलता है मैं तुम्हारे साथ शुरुआत से ही खेल रहा था एक मेंटेस की तरह। इथान शर्मन के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है शर्मन ये जितने भी गैम्बलिंग मनी है आज वो सारी इंटरेस्ट के साथ जाएगी, ठीक है? अब तुम बहुत ज्यादा डीप चले गए हो। शर्मन बोलता है नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। फिर वो बंदा शर्मन के पास आता है और बोलता है मिस्टर शर्मन मैं। शर्मन बोलता है चलो वापस चलो और हम घर पे जाके देखेंगे क्या हुआ है। तभी रेहान खड़े होते हुए बोलता है होल्ड ऑन अ सेकेंड, क्या मैंने तुम लोगों को बोला यहाँ से तुम जा सकते हो? शर्मन बोलता है मिस्टर ली तुम मुझे यहाँ पर रख नहीं सकते, जब मैं सब कुछ हार चुका हूँ तो तुम मुझे यहाँ पर क्यों रख रहे हो? क्या तुम ऐसे ही ट्रीट करते हो अपने कस्टमरों को? इथान बोलता है तुम इन लोगों को जाने क्यों नहीं दे रहे? रेहान इथान से उसका नाइफ मांगता है और इथान उसे नाइफ दे देता है और बोलता है क्या तुम्हें नाइफ ट्रिक्स के बारे में पता है? रेहान नाइफ ट्रिक्स करता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है? और सीधा उस बंदे के पास जाने लगता है और उसके हाथ को पकड़ता है जिसके अंदर ए का कार्ड होता है और वो चीटिंग कर रहा होता है। रेहान बोलता है राउंड 15 में ही इसने चीटिंग करना स्टार्ट कर दिया था। इथान गुस्सा हो जाता है और बोलता है डैम इट चीटिंग, वो भी मेरे हाउस में। मिस्टर सलमान अपने आप को एक्सप्लेन करो नहीं तो मैं देख लूंगा क्या करना है। वो बंदा बोलता है नहीं ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। रेहान उसे पकड़ के लेटा देता है और उसके हाथ पे नाइफ मार देता है और उसका हाथ काट देता है। वो बंदा बोलता है नहीं मेरा हाथ। और रेहान बोलता है मिस्टर शर्मन अब तुम क्या करोगे? शर्मन बोलता है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैंने तो कभी इसे बोला भी नहीं चीट करने के बारे में, ये सब इसी का आइडिया होगा। रेहान नाइफ इथान को देते हुए बोलता है बाकी सब तुम देख लेना और कोई भी फन गेम मत करना। इथान दोबारा से गुस्सा हो जाता है। क्लेरा उसके पास आते हुए बोलती है तुम्हें अच्छा लग रहा है उसका हाथ काट के, है ना? रेहान बोलता है नो। क्लेरा बोलती है नो। रेहान बोलता है वो जब तक मेरा हाथ नहीं है तो मुझे कुछ फील नहीं होता। क्लेरा कहती है ये हमेशा ही काम रहता है उसके हाथ काटने के वक्त भी, और ये कुछ भी नहीं सोचता किसी को मारने से पहले अगर वो खुद ना हो। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो हाँ गाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इंगेजिंग भी है, मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। और अगर इस वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर लाऊंगा। टिल देन गुड बाय, बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर।